दूर दराज से आई हुई इलाके की सरदारी, नाहड़ की सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, क्षमा चाहते हैं कि देरी की वजह से आप लोगों को इतनी गर्मी के अंदर इंतजार करना पड़ा। लेकिन आने के उपरांत मैंने जो देखा है कि जोश गर्मी की वजह से बढ़ा है, कुछ घटा नहीं है। और जिस तादाद के अंदर आप सब लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं, आपके धैर्य का, मैं तो अपने धैर्य को मैं दाद देता हूं। और अभी मेरी बेटी आरती बोल रही थी, मुझे सौभाग्य है कि मैं हरियाणा के सीनियर लीडर्स के अंदर गिना जाता हूं और शायद हरियाणा के अंदर 5 बार एमपी कोई भी नहीं रहा। और क्योंकि मैं अपने आप को सीनियर लीडर मानता हूं, आज के दिन मेरी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, मैं इस इलाके का इतिहास जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो दोहराना चाहता हूं, और जो नौजवान हैं उनको नए तौर के ऊपर बताना चाहता हूं कि हमारे इस इलाके के साथ इस तौर के ऊपर पिछले 50-52 वर्ष के अंदर बीती है, जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है। हमारे साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं वो याद करें कि जब हरियाणा 66 के अंदर अलग हुआ था पंजाब से, तो कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर 81 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी, और उन 81 सीटों के अंदर एक सीट का नाम सालावास भी था। आज सालावास हट गया, नाहड़ हमारे साथ कोसली के अंदर जोड़ दिया गया और सालावास खत्म कर दिया गया। यह परिसीमन आयोग की मार और कहीं नहीं पड़ी। परिसीमन आयोग की मार सबसे ज्यादा दक्षिणी हरियाणा के ऊपर पड़ी है। और अगर इससे थोड़े पुराने पन्ने लौट करके इतिहास के आप देखोगे तो आपको याद होगा कि कनीना नाम का हलका हुआ करता था। 81 सीट हुआ करती थी, कनीना उनमें से एक हुआ करता था। और 25 या 30 बरस पहले जब परिसीमन आयोग बैठा था तो कनीने का भी हलका तोड़ करके और जाटूसाना में मिला दिया गया, महेंद्रगढ़ के अंदर मिला दिया गया और अटेली के अंदर। आज मैं इसलिए यूं कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जितनी भी सरकारें आज से पहले बनी हैं, उनकी निगाह के अंदर एक चीज थी कि कहीं ये दक्षिणी हरियाणा के लोग संगठित ना हो। और उनकी उम्मीद के अनुसार जब हम नहीं खड़े उतरे तो हमारे को विभाजित करने का प्रयास किया गया, कनीना हल्का तोड़ दिया गया। कुल मिलाकर के 90 हल्के बने, हर एक जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर एक एक हल्का बड़ा था। लेकिन एक ही दुर्भाग्यपूर्ण हल्का ऐसा था या जिला ऐसा था जहां एक हल्का घटा दिया गया, कनीना को तोड़ दिया। और अभी 2009 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केंद्र के अंदर थी न प्रदेश के अंदर थी, उस टाइम के ऊपर ही परिसीमन आयोग बैठा और परिसीमन आयोग ने सालावास का हल्का खत्म करके और आज के दिन कोसली हल्का बना दिया, जो आज से कई दिनों पहले तो जाटूसाना के नाम से बाजा करता। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं सौप्तर अभिनंदन रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बोले थे। उनकी तीसरी रैली है, लगातार उनको जनता उनका अभिनंदन कर रही है, बुला रही है जनता, कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और साथ साथ अपने मंत्री का, अपने सांसद का, अपने जनप्रतिनिधि का जो है वो अभिनंदन कर रही है जनता। हमारे पास आया इस कोसली हल्के के अंदर, वो लोग शायद मेरे विचारों से सहमत ना हो, वो लोग शायद मेरे विचारों की बाबत जानकारी ना रखें। और इसलिए मैंने आपके सामने ये कहने का प्रयास किया है कि अगर हम संगठित नहीं रहते
तो जो 40-50 साल के अंदर हमारे साथ होता आया है, वो आने वाले समय के अंदर भी हमारे साथ होता रहेगा। बड़ी मुश्किल से 30 साल का इतिहास तोड़ते हुए 2014 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार मेजॉरिटी के अंदर देश के अंदर आई थी, और उसका क्या परिणाम हुआ कि जो हरियाणा का इलेक्शन हुआ 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर भी फुल मेजॉरिटी के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई। ये आप लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। और ये रिकॉर्ड कायम करने के बाद जो चीफ मिनिस्टर बने, आज मैं यूं कह सकता हूं कि बराबर के तौर के ऊपर हर एक हल्के को आका है। चीफ मिनिस्टर ने आका है, भारतीय जनता पार्टी ने आका है। आज से पहले इतिहास देख लो, जिस जिले के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सारा पैसा वहीं लगता था, सारी नौकरी वहीं पर लगती थी, डेवलपमेंट वहीं पर हुआ करता था, और उनके ही नेता को राम राम चैन चैन ली जाती थी, बाकियों को तो पूछा भी नहीं जाता था। बड़े मशक्कत के बाद मेरे जैसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। जब नाइंसाफी होती दिखाई दी तो हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और मैं समझता हूं कि जब 14 के अंदर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी बनी तो नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी बनी तो नरेंद्र भाई मोदी के लाभ हमारे साथीगण जो अनेक हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, उनका भी योगदान था। और जिस टाइम के ऊपर हमने ज्वाइन किया, नरेंद्र भाई मोदी उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नरेंद्र भाई मोदी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की शासक न हरियाणा के अंदर थी और न आसपास के किसी प्रांत के अंदर थी। कांग्रेस की उस टाइम के ऊपर 15 थी। उस टाइम हमने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया क्योंकि हमारे को नरेंद्र भाई मोदी के अंदर विश्वास था, और उस विश्वास के अनुसार आज के दिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री खरे उतरे हैं, अमित शाह खरे उतरे हैं। नहीं तो 370 की धारा जो पिछले 70 बरस से हमारे को सेध रही थी, जो हमारे नौजवानों की शहादत रोजमर्रा कश्मीर में ले रही थी, उसको हटाने का साहस अगर किसी ने किया है तो केवल नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने किया है। सो आज के दिन हमारे बच्चे हो सकता है कि महफूज रह जाएं, वहां कश्मीर में जाकर के उनको अपनी जान की कुर्बानी देने की आवश्यकता ना रहे। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि देश के अंदर एक पार्टी जो सत्तासीन थी, मेजॉरिटी हासिल करके बैठी हुई थी, जब वो दूसरी बार पब्लिक के पास गई तो पहली वाली मेजॉरिटी को लांग करके 303 की एमपी की मेजॉरिटी लेकर के आई। ये मैं समझता हूं इसी बात का है प्रतीक कि हमने जिस पार्टी के अंदर विश्वास किया था, वो पार्टी आज के दिन हमारे लिए सुचारू रूप से कार्य कर रही है और देश को महफूज करने के लिए पूरे तौर के ऊपर नक्सात हुई। जब 14 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, परिणाम हरियाणा के अंदर भी आपने देखा। हाल ही में लोकसभा के अंदर चुनाव हुआ है, परिणाम आज भी आपने देखा है। 330 सीट हरियाणा के अंदर आई है, देश में आई है, और आज जो भी है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के अंदर नया ज्वाइन किया हो, सबके सब आज के दिन यूं चाहते हैं कि मेरे नाम किसी तरह से टिकट लिखी जाए, घर बैठे जीतूंगा। देश की सरकार का और 5 साल के हरियाणा की सरकार का फायदा, उसका निचोड़
मेरे को हो जाएगा अगर मेरे को टिकट मिल जाए। और मैं आज आपके बीच के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के मंत्री के तौर के ऊपर आपको संबोधित नहीं कर रहा, मैं आपके अजीज और हमसफर के तौर के ऊपर आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 303 एमएलए नहीं प्राप्त हुए होते तो ये लोग जो लाइन में खड़े हुए हैं बीजेपी के अंदर ज्वाइन करने की अर्जी लगा रहे हैं, इनकी लाइन मीलों लंबी होती। और मैं ये और पूछना चाहता हूं आपसे कि जो लोग जब बीजेपी सत्तासीन नहीं थी जब ज्वाइन किए थे, और वो लोग जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी 5 साल केंद्र के अंदर 5 साल हरियाणा के अंदर शासित रही है, तो क्या उनमें और जो नई ज्वाइन करे हैं उनमें कोई फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कई जो तो ऐसे ज्वाइन कर लिए किसी के जरिए, कभी किसी और के जरिए, जिन्होंने आज के दिन भेड़ की खाल पहन करके और भेड़िए का रूप बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कर लिया है। क्या हमारा प्रयत्न यह नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का नाश किया था, जिन लोगों की वजह से देश की व्यवस्था चरमराई हुई थी, जिन लोगों की वजह से लोकदल का नाश हुआ है, कुछ तो अच्छे भी हमारी पार्टी में आए हैं, लेकिन जो लोगों ने पार्टी का नाश किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो, चाहे कोई और पार्टी हो, क्या उनको टिकट दिलवाने के लिए मेरी आवाज उनके पक्ष में उठ सकती है? और मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि लोकदल का नाश हुआ, कांग्रेस पार्टी का नाश हुआ, और जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का सदस्य हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नाश नहीं होने दूंगा, क्योंकि इंसाफ हमारे को इस पार्टी के माध्यम से मिला है। जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो ऐसा महसूस करता हूं कि यहां पर से मैंने जब राजनीति शुरू करी थी तो मैं घर के लोगों के सामने बातचीत करूं। कुछ कोसली के लोग हैं, जब मैं एमएलए रहा करता था, कुछ नहाड़ के और ओरपास के और लोगों थे जो मेरी सहायता के लिए आया करते थे, मुझे जिताए थे। और जब मैं आप सबको बीच में अपने आप को पाता हूं तो मैं समझता हूं कि अपनी बात खुल करके आपके बीच में कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की शासन हमने 5 साल हरियाणा के अंदर देखा। लोग चाहते थे कि दक्षिणी हरियाणा का भी कोई चीफ मिनिस्टर कभी बने। लोग चाहते थे कि मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूं, लेकिन बड़ी पार्टी है, पार्टी का फैसला किसी और के पक्ष के अंदर हुआ और मेरी चीफ मिनिस्टर की लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि बराबर के तौर के ऊपर हमारे एरिया को भी आका जाए, हमारे यहां भी बराबर के तौर पर नौकरी मिले। चाहे भिवानी से मुकाबला कर लो, चाहे सिरसा से कर लो, चाहे रोहतक से कर लो, हमारे को घटी दर के ऊपर नहीं आका जाए, इसलिए सत्तासीन होना चाहता था। लेकिन अगर बराबर के तौर के ऊपर आज के दिन सब हल्कों को आका जा रहा है तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना। हमारे लोगों के काम तो हुए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर एक ने बल्कि 2 चुभन हैं जो मैं आज सार्वजनिक करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने भी करना चाहता हूं। यह नहीं कि हर एक पार्टी के अंदर सब दूध के धुले हुए हैं, मैं भी कहता हूं मैं भी दूध का धुला हुआ नहीं हूं। कोई भी राजनीति के अंदर होता है वो कहता है मैं दूध का धुला हुआ हूं, शायद लंबा जग फालतू बढ़ रहा है। 2 चुभन है मेरे दिल के अंदर और मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं। एक तो हमारे यहां के एक साथी ने डहीना के अंदर पिछले दिनों के अंदर इस किया, कैंडिडेट थे,
लोग जिता दिए। और वहां पर बोलते बोलते समय के अंदर यह दर्शाया गया कि इंद्रजीत सिंह ने एक व्यक्ति को बोलते समय के ऊपर यूं बिठाया कि हमारे मुख्यमंत्री साहब की सराहना वो करने लग रहे थे। भाई, मुख्यमंत्री की सराहना तो मैं पहले भी कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं, और जब मेरी हां में हां उनसे नहीं मिलती है तो सार्वजनिक तौर के ऊपर उनके सामने, उनके मुंह के ऊपर क्या कहते दाम मजा रखता हूं। मुझे किसी मुख्यमंत्री के प्रसन्न करने वाले किसी वक्ता को धमकाने की आवश्यकता नहीं है। इतना हौसला खुद में रखता हूं कि कोई गलत बात है तो गलत स्टेज के ऊपर भी कह दूंगा। और मैं यूं आपको कहना चाहता हूं कि ये पार्टी में चली बात, अखबार में चली बात, क्या इंद्रजीत सिंह ने उसको यूं बिठा दिया कि भाई मुख्यमंत्री की बड़ाई कर रहा था, और जो वहां पर थे उनको पता है कि क्या दृश्य होने वाला था। आज मैं यूं कह दूं कि मुकेश जाहिदपुर टिकट प्रार्थी है और बाकी सारे घर जाओ तो ये सारे बगावत नहीं करेंगे। भाई, एक टिकट प्रार्थी और है, हमने किसी को रोका तो नहीं, टिकट मांगने का तो सभी को अधिकार है। भाई, एक टिकट प्रार्थी अपनी जोश दिखा रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था, मेरे लिए जलसा कर रहा था। धनखड़ साहब हमारे इस हल्के से 44,000 या 45,000 सीटों से 14 के लोकसभा के अंदर जीत कर गए थे। हालांकि कुल मिलाकर के वो हार गए। दूसरी बात यह कही गई जो मुझे चुभी है कि इंद्रजीत सिंह तो कोसली के अंदर आया ही नहीं, और देखो हमने 75,000 से जिता दिया। और लोग यकीन कर लेते हैं कि भाई 75,000 से यूं जीत गया कि इंद्रजीत सिंह आया नहीं, इंद्रजीत सिंह आता तो 45 पे ही सीमित रह जाती। ये चर्चा चली है, व्हाट्सएप पे चली है, सोशल मीडिया के ऊपर चली है, पार्टी के उच्च कार्यक्रमों के अंदर चली है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि यह हिसाब उनके बेशक जच गया हो, मेरे नहीं जचा। और मैं बताता हूं, हिसाब में तो मैं फेल था, लेकिन 2-4 आंकड़े आपके सामने अगर मैं रखता हूं तो मैं एक समझता हूं कि आप भी जोड़ लोगे कि जिस टाइम के ऊपर धनखड़ साहब यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। जिस टाइम धनखड़ साहब यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नहीं थे। हरियाणा के अंदर कोई यहां से बीजेपी का एमएलए नहीं था, रामविलास शर्मा भी नहीं था। सारे कांग्रेस की टूटी वादा करती थी। उस टाइम के ऊपर धनखड़ साहब यहां से 45,000 से जीत करके भेजे थे आप लोगों ने। आज तो देश में भी प्रधानमंत्री है, प्रदेश में भी चीफ मिनिस्टर है, और वोटों की संख्या कोई गिने, आंकड़े में सबके सामने कोई आंख नीच ले तो बात दूसरी है। जिस टाइम के ऊपर धनखड़ साहब यहां से चुनाव लड़े थे, और वो धन्यवाद करने भी नहीं आए, धन्यवाद मैंने आगे किया था पब्लिक का। जिस टाइम धनखड़ साहब यहां से चुनाव लड़े थे, उस टाइम के ऊपर कुल मत कोसली विधानसभा के अंदर 1,35,000 पड़े थे। और जब ये हाल ही चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, तो कितने पड़े? 1,70,000 मत की पेटी के अंदर कोसली वालों ने इस बार डाले। यानी कि 35,000 मत फालतू मत की पेटी के अंदर डले
अगर तुलना 14 के साथ करी जाती है तो। और भाई हो सकता है ये 35 के 35 फालतू जो वोट पड़े हैं, ये अगर सन 14 के अंदर होते तो 35 के 35 अंकड़ तो नहीं मिलते, पर 25 तो मिलते, 30 तो मिलते। अगर 25 भी निकाल लो तुम इन 35 में से, तो 45 और 25 कितने हुए? 70। और कोसली आपके बगल के अंदर है, 10,000 वोट कोसली के अंदर है कि नहीं? कोसली ने पिछली बार बाइकआउट कर दिया, एक भी वोट कोसली का मत की पेटी के अंदर नहीं गिरा, क्योंकि वो नाराज थे। और भाई इस बार तो सारों के अंदर मत की पेटी ने झड़ करके वोट दी, और 10,000 में तो 8,000 वोट तो फालतू इस बार मुंह आ गए, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए कोसली ने वोट नहीं दिया। तो भाई 8,000 और जोड़ लो, 70 और 8 कितने हो गए? 78 हो गए। और भाई प्रधानमंत्री 5 साल कार्यरत रहे, सारे देश के अंदर प्रधानमंत्री की आवाज टूटी बोल रही है। क्या हमारे कोसली हल्के के अंदर प्रधानमंत्री के नाम के 10,000 वोट भी नहीं पड़े होंगे? क्या पड़े कि नहीं पड़े? पिछली बार तो प्रधानमंत्री थे नहीं जब लोकसभा का हुआ। इस बार 5 साल देखा है आपने, 370 हटाया है, अनेक और काम किए हैं देश की सरकार ने, तो 10,000 मैं गिनता हूं कि प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर कोसली हल्के से फालतू पड़े। 78 और 10 जोड़ लो, कितने हो गए? 88। और भाई थोड़ा बहुत काम तो जिस सरकार के लिए 75 आज मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भी 75 पार, तो भाई कुछ तो मनोहर लाल की सरकार के काम के ऊपर भी मिले होंगे, कुछ तो जो प्रोफेसर हंसराज बैठा है यहां पे, ये कार्यरत एसएस बोर्ड के अंदर, इन्होंने जो बांटे इस इलाके के लिए नौकरी बांटी, उस हिसाब से भी कुछ मिले होंगे। तो भाई 10,000 और जोड़ लो मनोहर लाल खट्टर के नाम के, कितने हो गए? 98। चलो कुल पूरा कर दो, 1 लाख हो गए। अगर ये जोड़ आज के दिन जैसे मैं समीकरण बता रहा हूं, तो हमारे को 75 लाख नहीं, 75,000 नहीं, 1 लाख वोट पड़ने चाहिए थे। मेरे हिसाब में गलती हो तो बता दो, और अगर गलती नहीं है तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 25,000 वोटों का घाटा 19 के अंदर हुआ है लोकसभा के अंदर, इसका कौन जिम्मेवार है? पार्टी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि मेरे ऊपर तो आरोप लगा दें, और जिन लोगों ने पीछे से इस पार्टी को खोखला किया है और वो आज के दिन हमारी पार्टी के अंदर शामिल हो गए, भेड़ की खाल पहन करके भेड़ी हमारे पार्टी के लिए जाके हो गए हैं, क्या उन लोगों को टिकट मिलनी चाहिए? और मैं पार्टी की तरफ से केंद्र के अंदर चुनाव समिति का सदस्य हूं, कोर कमेटी का भी सदस्य हूं। हमें पुराने बीजेपी वालों से कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे से पहले बीजेपी के अंदर आए, जो हमारे साथ आए जब बीजेपी सत्तासीन नहीं थी, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 साल हमने और पार्टी ने परखा है। कुछ नए आए हैं, उनसे भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग दूसरी पार्टियों का नाश करके हमारी पार्टी के अंदर आकर के हमारी दाल के अंदर पानी देने का काम करेंगे, उनके लिए भाई मेरी आवाज किसी सूरत में नहीं उठेगी। उनको टिकट देने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, नहीं मिले। और हालांकि मैं इस स्टेज के ऊपर यूं कह रहा हूं, हो सकता है ये बीजेपी वाले कहें कि तो इसको तो हमने भी नहीं अपनाया। जब मैं शामिल हुआ था, कुछ लोग कहते अच्छा हुआ इंद्रजीत पार्टी के अंदर आ गया, कुछ लोग कहते यार ये नाश हो गया, मारा गया। लेकिन मैंने अपनी तरफ से
भारतीय जनता पार्टी का पुराने कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान दिया है। और आज मैं यूं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी बड़ी होगी, सबसे बड़ी पार्टी आज के अंदर, न केवल देश के अंदर, विदेश के अंदर भी, विश्व के अंदर है। इस पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर काम किए हैं, चाहे देश के अंदर किए हो, चाहे प्रदेश के अंदर किए हो। हिंदुस्तान एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने का प्रयास कर रहा है। हमारा नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी हमारे को मिला हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने आपसे आज के दिन आपके अजीज के तौर के ऊपर, जो मैंने आपसे आज के दिन आपके हमसफर के तौर पे कहा है, इसके ऊपर गौर करो और किसी से दबके की जरूरत नहीं है। हम सरकार बनाए थे, हम सरकार फिर बनाएंगे और हरियाणा के अंदर हमारी सरकार फिर बनेगी। धन्यवाद और जय हिंद।